नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग इसका ऐलान कर चुका है। आमतौर पर ये वक्त चुनाव प्रचार का होता है, रैलियों भाषणों का होता है, जनता से दो चार होने का होता है, अगर पिछले 5 साल ना भी हुए तो भी। लेकिन महाराष्ट्र में हालात कुछ यूं हैं कि दो गठबंधन बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी सीटों को लेकर रसाकशी में जुटे हुए हैं। इसके कई कारण हैं, कई पहलू हैं। पुराने गठबंधन, जमीनी पकड़, आइडियोलॉजी, लहर, काडर क्या सोचेगा, आने वाले वक्त की चिंता वगैरह वगैरह। ये भी एक लॉजिक है कि जो जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगा उसके ज्यादा सीटें जीतने की संभावना उतनी बढ़ती है। कभी एक फॉर्मूला आता है, कभी दूसरा, लेकिन ना गणित सही बैठ रहा है, ना केमिस्ट्री का कहीं पता है। ऐसे में क्या माने कि दोनों ही गठबंधन टूट की कगार पर हैं। खासकर बीजेपी शिवसेना पर सबकी नजर है। दोनों 25 साल से साथ साथ हैं, लेकिन अब इस बार क्या बदला है जो इतनी ज्यादा समस्या हो रही है। इसी पर करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों से। आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त प्रसाद काथे जुड़ रहे हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं पॉलिटिकल एनडीटीवी के, और हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अभी हालात क्या है ये हम प्रसाद से जान लेते हैं। प्रसाद, अभी इस वक्त रात के 8 बजे आज क्या स्थिति है? देखिए, रात के 8 बजे स्थिति ये है कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। शिवसेना बीजेपी के दौरान की बातचीत स्थिर हो गई है, रुक गई है। दरअसल इससे पहले कल जब तक एक बातचीत का दौर चल रहा था और जैसे ही उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान कर दिया कि वो 119 ही सीट दे सकते हैं बीजेपी को 288 में से, तो उसके बाद दिल्ली में एक बैठक हुई और दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद केवल और केवल देवेंद्र फडणवीस द्वारा, जो कि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को कम्युनिकेट कर दिया। वो फोन के जरिए कम्युनिकेट किया है, ऐसा बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव को हम नहीं मान सकते। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, इनके बीच के संवाद के बाद अब अगला कोई भी संवाद नहीं हुआ है, न कोई पहल हो रही है कि इस डेडलॉक को कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि अगर ये डेडलॉक खत्म नहीं हुआ तो आने वाले 48 घंटे ये गठबंधन के आईसीयू के घंटे होंगे और इन्हीं समय में फैसला हो जाएगा कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। प्रसाद, जब दो देशों के बीच इस तरह से बातचीत बंद होती है तो हम कहते हैं रिश्तों पे बर्फ जम गई है और बहुत सर्द हो गए हैं रिश्ते वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो ये बातचीत बंद हुई है और बीजेपी ने कहा है कि कोई भी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन नहीं होता है, आखिरी रास्ता नहीं होता है, आखिरी ऑफर नहीं होता है राजनीति में, तो क्या हम ये माने कि अभी ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है जो चल रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों के पास काफी कुछ लूज करने को और गेन करने को वो ऐसा सोचते हैं कि है? कादम्बिनी, बिल्कुल। दरअसल दोनों दलों के बीच में हमेशा से एक के बाद एक प्रस्ताव दिए गए, कई प्रस्ताव दोहराए गए। जैसे कि 130 सीटों का जो प्रस्ताव है बीजेपी का, वो तो अब तक 3 बार रखा गया। 119 सीटों का जो शिवसेना का प्रस्ताव है अब तक 2 बार दोहराया गया है। इसके बीच में एक 126, 155 वाला भी फॉर्मूला सामने आया था। लेकिन कुल मिलाकर इस समय सचमुच रिश्ते जकड़ गए हैं। अगर बर्फ जम जाती है तो हो सकता है कि वो पिघलने का इंतजार किया जाए, लेकिन यहाँ चुनाव सामने हैं। 48 घंटे के बाद आपको फैसला लेना होगा कि आप एक चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो बहुत साफ तरीके से दोनों दल अपनी अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं है और वो बहुत साफ तरीके से कह रहे हैं जो बात हमने कह दी वो आखिरी पत्थर की लकीर। अब अगर शिवसेना और बीजेपी के नेता इस तरीके से पत्थर की लकीरें खींचेंगे तो दीवार तो पैदा हो ही जाएगी। प्रसाद, एक चीज बार बार उभर कर यहाँ पर आ रही है कि कोई भी ऐसा नेता गोपीनाथ मुंडे के बाद नहीं है जो कि इन सब ईगो टसल्स को हैंडल कर सके। ये चीज एक लॉस जो है बीजेपी का और शायद महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। दरअसल ये बात गोपीनाथ मुंडे की इसलिए आती है क्योंकि वो शिवसेना के चहेते थे। अब गोपीनाथ मुंडे शिवसेना के चहेते क्यों थे? क्योंकि वो शिवसेना का एजेंडा भाजपा में चलाते थे और भाजपा में भी वो सबसे सीनियर और उसमें भी प्रमोद महाजन के करीबी यानी रिश्तेदार, इन वजहों से और साथ ही साथ लंबा एक राजनीतिक करियर, इन तमाम चीजों की वजह से उन्हें एक फादर फिगर के रूप में देखा जाता था और उस वजह से गोपीनाथ मुंडे की बात को सहसा कोई टाल नहीं सकता था, न टालता भी था। अब वो नहीं है। हुआ क्या है, कई सारे एक समान उम्र के नेता खड़े हैं, उनमें
आपसी पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं। कोई एक भौगोलिक क्षेत्र से आता है, कोई दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से आता है, और जाहिर तौर पर सब में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। जाहिर तौर पर अगर इतनी सारी महत्वाकांक्षा दल में उभर जाएगी तो ये टकराव अहम का है और साथ ही साथ महत्वाकांक्षाओं का है, और अंततोगत्वा ये कहीं ना कहीं पार्टी की सफलता पे असर डालने वाला है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला भी जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दोपहर का सामना से। और प्रेम शुक्ला जी, आपसे जानना चाहते हैं, एक बड़े भाई छोटे भाई की बात हो रही है लगातार, लेकिन यहाँ ना छोटा भाई एक कदम पीछे हट रहा है, ना बड़ा भाई एक कदम पीछे हट रहा है। बात कहाँ पर अटक गई है इस तरह से, इस बुरी तरह से? देखिए, महाराष्ट्र में जो है सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में बड़े भाई हैं, और बड़ा भाई 18 कदम जो है वो पीछे हट गया। अब उसके बाद ये अपेक्षा की जाए कि जो हमारा मैत्री मित्र है, वो मित्र जो है मैत्री धर्म के लिए, हिंदुत्व के हित के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए यदि जो है वो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार ले, यही इससे गठबंधन के लिए उत्तम क्या हो सकता है। ठीक है। शायना एनसी भी हमारे साथ हैं इस वक्त और नेता हैं बीजेपी के। शायना, बार बार आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक सम्मानजनक सॉल्यूशन चाहिए, जो यहाँ पर अभी प्रेम शुक्ल भी कह रहे हैं कि हम 18 कदम पीछे हट गए। 18 कदम क्या काफी बीजेपी को लग नहीं रहे? 18 कदम तो बहुत होते हैं, 1-2 कदम बहुत होते हैं। देखिए, पिछली बार भी हम 119 पे लड़े थे। आज हमारे पास 18 सीट्स एलाइज को देना है। बीजेपी की क्या मांग है कि हम 130 सीट पे लड़ें, शिवसेना 140 पे, और हमारे एलाइज जो है 18 सीट पे। अभी थोड़ा इतिहास में आप जाइए, 2009 में बहुत सारे सीट्स शिवसेना लड़ी थी, तो भी उनके 44 एमएलएज निकले थे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हमने बहुत कम सीट्स लड़े, तो भी हम 46, 2 ज्यादा जीत के आए। तो स्ट्राइक रेट 2009 से ही स्पष्ट है। अभी 2014 में जो ऐतिहासिक जीत हुई, वो शायद जब माननीय बाला साहेब ठाकरे जी जिंदा थे तब भी शिवसेना को ऐसी जीत नहीं मिली है। मुद्दा ये है, 25 साल से हमारा गठबंधन है, क्या हम बरकरार चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं है, ये एक विचारधारा भी है। लेकिन जो आज परिस्थिति बदली है, तो जमीनी स्तर पे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ एक आकांक्षा भी होती है, और वो आकांक्षा हर एक राजनीतिक दल एक दूसरे के सामने स्पष्ट कर सकती है। ये शायना, आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली कि आज परिस्थिति बदली है। आज परिस्थिति बदली है का अगर आपसे हम डेफिनेशन पूछे शायना कि परिस्थिति क्या बदली है, क्या हम ये माने कि आप जो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर है, बीजेपी बार बार ये कहती है, क्या ये परिस्थिति बदली है, या ये परिस्थिति बदली है कि अभी लोकसभा चुनाव में इतने भारी मार्जिन से जीत कर आए हैं? परिस्थिति क्या बदली है एग्जैक्टली? आपके डेफिनेशन से परिस्थिति क्या बदली है? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये कोई हवा में कोई मांग नहीं है, ये एक लेजिटिमेट क्लेम है मेरिट के आधार पे। आप देखेंगे तो 59 ऐसे सीट्स हैं जो शिवसेना पिछले 25 साल में नहीं जीत सकी है। 33 ऐसे सीट्स हैं जहां उनकी जमानत जब्त हुई है। तो बीजेपी क्या कह रहे हैं, और 19 हमारे तरफ से भी है जहां हम नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं बैठ के ये चर्चा करके ये सोचना है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है कि कांग्रेस और एनसीपी की भ्रष्ट सरकार को खत्म कर दें, और जो ये करना है तो चर्चा के माध्यम से बैठ के ये 59 सीट्स और ये 33 सीट्स और ये 19 सीट्स के ऊपर चर्चा होना ही चाहिए। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बने और कौन से दल के। जिनके पास ज्यादा एमएलएज हैं उनको स्वाभाविक रूप से ये हक बनेगा। तो हम कोई ऐलान नहीं करते हैं, और हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि उद्धव जी में करिश्मा नहीं है। बिल्कुल वो एक करिश्मेटिक लीडर हैं, लेकिन ये अभी से घोषित करना मुझे लगता है विल बी जंपिंग द गन।